हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्केप वेलोसिटी या बोल सकते हैं कि स्केप स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो होता क्या है, होता सिंपल सा चीज़ है। मान लीजिए कि हमारे पास सरफेस में कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो फिलहाल में हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर को ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी इस मार्कर को हमको क्या करना है, स्केप वेलोसिटी इसको देना है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे, देखिए सरफेस से ऊपर में है फिलहाल में। अब मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट या इस मार्कर को मैं इतना एनर्जी दे दूं, जैसे देखिए मैं इसको ऐसे अगर ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, तो इसको मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए, मतलब अर्थ इसको वापस ना खींच पाए। तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या करना है हमको इस मार्कर को इतनी एनर्जी देनी है कि ये क्या हुआ, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए। तो जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, मान लीजिए इस टाइप से ऐसे फेंकूंगा, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो चेंज होगा नहीं इस ऑब्जेक्ट का फिलहाल में, ठीक है, मतलब आइंस्टीन के इक्वेशन के साथ तो अगर आपका एम सी स्क्वायर के फॉर्मूले जाए तो वो अलग बात है, बट इसका मास चेंज नहीं होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। अब वो वेलोसिटी मतलब कि जब मैं इसको फेंकूं तो इस ऑब्जेक्ट के पास में कितनी वेलोसिटी होना चाहिए जिसके कारण ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए, या फिर वहां उसको छोड़ के ही चला जाए, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को इसको छोड़ना है, इसके लिए मुझे इसको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और इसके कारण ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ देगी। तो इसी इक्वेशन को हमको निकालना है कि इसके पास में कितनी एनर्जी में दूंगा या फिर ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, दिस इज अवर अर्थ और इसका मान लीजिए कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ये मार्कर कुछ हाइट में है, तो मान लीजिए कि ये p डिस्टेंस पे है और ये h है, इसका हाइट होगा, एग्जाम्पल समझ लीजिए नॉर्मल। अब मैं इसको फोर्स लगाया, इस पे वर्क डन हुआ, तो जिसके कारण ये q डिस्टेंस तक गया होगा, एक स्मॉल डिस्टेंस लिया गया है, ठीक है, dx। अब मैं चाहता हूं कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए, तो इसके लिए इसको कहां भेजना पड़ेगा, इसको इन्फिनिटी तक भेजना पड़ेगा। तो दिस इज अवर इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो इसको इन्फिनिटी भेजने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं ना इन्फिनिटी डिस्टेंस इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फोर्स फॉर्मूला जो है वो इसके पुल का फॉर्मूला है, मतलब जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेगा। अब मान लीजिए कि ये आर अगर इन्फिनिटी हो जाए एग्जाम्पल पे, तो इस पूरे वैल्यू को अगर मैं 1 मान लेता हूं या कुछ भी मान लीजिए, तो 1 ये जो भी वैल्यू है इसके अपॉन में इन्फिनिटी लिया जाए तो पूरी वैल्यू जो हो जाती है क्या, 0। तो अगर पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई तो अर्थ जो है क्या इसको खींच पाएगा, फोर्स ही 0 हो गया तो नहीं खींच पाएगा, और यही हमको चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं कुछ। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखिए एक नॉर्मल हम कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमारा मार्कर है और इसका कुछ हाइट है, इसको आप x ले लीजिएगा, यहां से यहां तक गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा dx, तो हम स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं। स्मॉल वर्क डन होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारे पास में, जी एम एम अपॉन कितना हाइट था, यहां से यहां तक का हाइट था तो एक्स स्क्वायर का ले लेंगे यहां पास में, और डॉट डी एक्स स्मॉल वर्क डन। हमको क्या चाहिए, कंप्लीट वर्क डन, कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस तक पहुंच जाए। इसके लिए यहां इंटीग्रेशन लगाइए, यहां इंटीग्रेशन लगाइएगा। ठीक है, जब ये मार्कर सबसे पहले स्टार्टिंग में कहां रखा होगा, सरफेस पे रखा होगा अर्थ के, तो अर्थ के सरफेस पे रखने के कारण इसका डिस्टेंस यहां से ले सकते हैं हम लोग। तो इनिशियली आर पे था, वो कहां तक जाना है, उसको इन्फिनिटी तक जाना है। बहुत ही सिंपल सा है। इसके बाद क्या करना है, ग्रेविटेशनल जो वैल्यूज है हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है उसे बाहर निकाल लीजिएगा आप। तो ये जी एम एम को बाहर निकाल लीजिए, आर इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल सा है, नहीं बनता है तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले वाले वीडियो मैंने वैसे बताया था। तो देखिए
dx, दिस इज अवर n वैल्यू। अगर किसी भी x के ऊपर में कोई पावर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जाता है, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। n क्या है -2, तो x टू द पावर -2+1 और -2+1 वैल्यू आएगा x टू द पावर -1 और -2+1 इज -1, मतलब माइनस है। ठीक है, अब x टू द पावर -x का वैल्यू क्या होता है, मतलब कि 1/x, और ये माइनस यहाँ मतलब 1/x। तो हम डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसको किनारे में सॉल्व कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको आता है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, पर स्टेप मार्किंग रहता है तो शायद कट हो सकते हैं मार्क्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/x माइनस में, और ये आएगा r, और ये आएगा इन्फिनिटी। वैल्यू को पुट कर दीजिए, GMM -1/∞ माइनस फिर 1/r। वैल्यू आएगी GMM 1/∞ इज 0, माइनस माइनस प्लस 1/r। वैल्यू आएगी GMM/r, एंड दिस इज अवर टोटल वर्क डन। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया हमारा आंसर। तो देखिए ये जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ये छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अगर ये इसको खींचता तो हमारी जो आंसर है वो नेगेटिव आंसर आता। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, अगर दूर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा हमारा। ठीक है, यही वैल्यू आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन पिछला वाला पढ़े कि नहीं पढ़े, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें हमारा ये वेलोसिटी का कहाँ खेल आया, जिसको हमको निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो इसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी हम इसको देंगे, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं इस सरफेस पे मानूं यहाँ पास मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं इसको ऐसे करके धक्का दूं और इसको कुछ फोर्स लगाऊं तो इसके पास कुछ एनर्जी आएगी। वो एनर्जी हम लोग क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कैसे बने लेंगे, देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी ½mv²। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर रहेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके कारण ये बाहर चला जाए, उतनी एनर्जी हमको जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रहेगी, GM/r। समझ रहे हैं, इसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी पूरी एनर्जी हम इसको देंगे, तभी तो ये छोड़ के जाएगा। ठीक है कि नहीं, आर पे इसका वर्क डन पूरा, यहां से यहां तक जाने में इसको जितनी एनर्जी की जरूरत है, तो फाइनली इसके पास में यहां जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, मतलब उतना उसके पास में स्पीड होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये m और स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 को यहां भेज दीजिए, तो v² = 2gM/r। दिस इज अवर वैल्यू, एंड v = √2gM/r, एंड दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये, वेलोसिटी। दिस इज अवर वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो एनर्जी हमें मिल रही है ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी अगर आप पढ़ें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो एनर्जी है वही हमारी टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनती है। ठीक है, वो हमेशा आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट अभी इस पोजीशन पे था, जब ये यहां चला जाएगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे आपको जो एनर्जी है वो कंजर्व मिलनी चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो उसको आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बराबर यहाँ पास में क्यों लिया गया है, उस क्वेश्चन में हम लोग क्लियरिफाई कर लेंगे ज्यादा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो आपको इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि मैं इसको जी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, GM/r²। दिस इज अवर फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ जी है, m है, r है, स्क्वायर नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, GM/r², और एक r कम था तो ऊपर लगा दीजिए, इस वैल्यू की जगह में g पुट कर दीजिए, तो 2gr आ गया हमारा आंसर एक और, कि नहीं। तो
v इक्वल टू √2gr। एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है। अब मानिए कि मैं किसी भी समझ लीजिए किसी भी प्लैनेट के बारे में जानना चाहता हूँ या अर्थ कहीं से मानना चाहता हूँ कि डेंसिटी इसकी कितनी है, तो एज ए डेंसिटी के फॉर्म में इसका अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ, देखिए तो बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पास में 2gm/r है, ये हमारा मास है। हमारे पास में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही है। तो मास अगर मालूम है तो रो डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, रो डॉट 4/3 पाई आर क्यूब। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो डेंसिटी के फॉर्म में भी आ जाएगी। ठीक है, अब डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में भी, इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, डेंसिटी वाले के ऊपर में भी। डेंसिटी की वैल्यू से लेना देना फिलहाल में नहीं रहेगा हमको उस क्वेश्चन में, बट हमें ये पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट का जो मास है, समझ लीजिए कि कोई प्लैनेट है, मान लीजिए ब्लैक होल है हमारा, तो ब्लैक होल का जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बट उसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो उस पर जो डेंसिटी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब प्लैनेट ही आप समझ लीजिए ब्लैक होल है वो, तो उसका ऑब्जेक्ट जो ब्लैक होल है उसका मास बहुत ही ज़्यादा है, और उसका जो अब समझ लीजिए कि उसका मास बहुत ही ज़्यादा है और वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपको इसके ऊपर एक चार्ट दिया गया है आपके बुक में, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कितना कितना वैल्यू है उसका, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है तो मैंने नोट डाउन करके रखा है। तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसा कि कोई भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तो ज़रूर पहले एक नोट्स बना ही लेता हूँ मैं। तो कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास में, क्या क्या वैल्यू है देखिए। तो मून का जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड का है। इसी तरीके से अर्थ का है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, 618 किलोमीटर पर सेकेंड, और सबसे ज़्यादा है न्यूट्रॉन स्टार का। ब्लैक होल आप समझ सकते हैं एक तरीके का, ब्लैक होल है नहीं है, इसी से ब्लैक होल बनता है। इसका जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ मैनी प्लैनेट्स, मतलब मून का भी मान लीजिए हमारा, अर्थ का भी मान लीजिए, सन का भी मान सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार काफ़ी छोटा होता है, बट उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इसमें से बाहर निकलना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, फिर भी इसकी जो वेलोसिटी है, अब समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे है तो उसे स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेजी से नहीं चलाया जा सकता है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एस्केप वेलोसिटी का पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, दिस आर सम वेलोसिटीज ऑफ मून, अर्थ, सन एंड न्यूट्रॉन स्टार। तो अगर एनसीईआरटी पे शायद अगर नहीं दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेफरेंस बुक पे दिया हुआ है ये। ठीक है, नेट पे भी आप सर्च मारेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए, तो फिर एक दो क्वेश्चन बनाया जाए इसके ऊपर में। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, आप ही के बुक से लिया गया है एनसीईआरटी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस जो है वो आर लिया गया है। तो इसका रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर। ठीक है, इसका कुछ मास है तो आप कैपिटल एम मान सकते हैं इसका मास को। ठीक है, वैसे एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4m, मतलब जितना भी इसका मास होगा उसका 4 गुना ज्यादा इसका मास है, बट इसका जो साइज है, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। दोनों का साइज जो है वो बराबर है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों के दोनों बराबर हैं। बस इसका मास m है और इसका मास 4m है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये 6r के डिस्टेंस पे रखा गया है, मतलब इसका जो भी रेडियस होगा उसका 6 गुना ज्यादा। ठीक है, ठीक। अब एक न्यूट्रल पॉइंट बनाया गया है। इस न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पास में स्मॉल m, ये स्मॉल m अगर इस न्यूट्रल पॉइंट के पास में मैं रख दूं तो इसका जो फोर्स है, मतलब इसके द्वारा और इसके द्वारा इस पर्टिकुलर छोटे से ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, 0। अगर इस मास को यहां रख दूं तो फोर्स हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ऐसे फेंक रहा हूं, इधर जा रहा है वो। ठीक है,
तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी है v, इस ऑब्जेक्ट का मास को आप ले लीजिएगा स्मॉल m। अब हमें निकालना क्या है, यही छोटा वाला वेलोसिटी निकालना है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले ये न्यूट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस कितना है न्यूट्रल पॉइंट का, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यूट्रल पॉइंट पे जो फोर्स है वो 0 हो जाता है, मतलब कि इसके द्वारा जो भी फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, इसके द्वारा। मतलब ऐसा होता है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि मान लीजिए कि ये मार्करे ले लेते हैं फिर से, तो इसको इधर से खींच रहा हूं और इसको इधर से खींच रहा हूं, तो दोनों सेम फोर्स अगर लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाने वाला है, सेंटर पे ही रहने वाला है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमको। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों फोर्स बराबर है तो इस वाले ने इसके ऊपर में ये पर्टिकुलर मास पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला है जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना है r, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ठीक, यहां से इसका देखिए फॉर्मूला जी एम एम, देखिए ये वाला एम एम है, ये वाला m के कारण यहां 4 लग गया, और इसका डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, अगर टोटल 6r है तो 6r में से अगर ये r घटा दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो 6r माइनस r का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 6r माइनस r स्मॉल r। ठीक है, तो ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर आएगा तो 4r स्क्वायर। ओके है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर काटना है मुझे, तो इस 2 को मैं अगर प्लस माइनस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो तो मेरा काम हो जाएगा, 6r माइनस r का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पास में r स्क्वायर ऐसे उड़ा देते हैं, 4 को देखते नहीं कि 4 भी उसके साथ में है, तो इस चीज की गलती मत करिएगा। तो 6r माइनस r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2r। अब मुझे r की वैल्यू पता करनी है, अगर इसको मैं पॉजिटिव लूं तो 6r माइनस r इज इक्वल टू 2r, इसको इधर भेजूं तो 6r इज इक्वल टू 2r प्लस r, मतलब कि 3r इज इक्वल टू 6r। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा यहाँ पास में, तो 3 1 जा 3 2 जा, मतलब कि r इक्वल टू 2r, आगे हमारा आंसर। तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2r। 2r पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। देखिए किस टाइप से है, द मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिएगा इसको, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे ही है, अभी सरफेस पे ही है, तो उस पॉइंट पे उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी निकालने का बहुत ही सिंपल सा है, मान लीजिए कि इसको मैं कुछ तो एनर्जी दूंगा, तो इससे कारण इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, तो वो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हाफ mv स्क्वायर की एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसको कुछ वेलोसिटी में दे रहा हूं, सरफेस पे ही है वो अभी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके पास जितनी भी एनर्जी है, तो अगर मैं ये तो फोर्स जो एनर्जी दिया वो तो मैं दिया ना, अब देखिए यहां पर जो सिस्टम है ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितनी एनर्जी लगाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सा सुपरपोजिशन फॉर्मूला लगा दीजिए, और वो जितना भी एनर्जी लगाएंगे उसको इस सिस्टम पे जो मैं एनर्जी दे रहा हूं उसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए माइनस कितनी एनर्जी है टोटल यहां पास में, इसके कारण कुछ एनर्जी होगी, तो जी एम एम अपॉन आर, प्लस इसके कारण भी कुछ एनर्जी होगी, तो जी एम एम अपॉन 4 है ना, 4m अपॉन कितनी एनर्जी है, देखिए ये सरफेस पे है तो टोटल 6r, बचा कितना यहां से यहां तक का 5r, तो ये होगा 5r। दिस इज अवर आंसर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर माइनस सम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम एनर्जी, और ये एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ठीक, तो अभी देखिएगा एक चीज का याद रखिएगा, ये सिस्टम अभी यहां पास में है, अब इसको मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो वो एनर्जी लिया और भागा, अब भागेगा तब उस टाइम पे इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम पे वर्क करेगी, मतलब ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, दोनों के दोनों खींचने वाले हैं। अब मान लीजिए ये इसको मैंने कुछ एनर्जी दी और ये चलना चालू कर दिया और ये इस न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच गया, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचने के कारण ये ऑब्जेक्ट यहां रुक गया। रुका क्यों, क्योंकि ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है,
जब दोनों खींचेंगे और हमने इसको पहले निकाल चुका हूं, ये न्यूट्रल पॉइंट पे जो फोर्स है वो 0 हो जाता है, तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जब ऐसा होगा तो न्यूट्रल पॉइंट पे जो एनर्जी है वो कितनी मिलने वाली है, वो मिलने वाली है वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 माइनस, इसको ओपन कर देंगे अगर तो जी एम एम अपॉन आर माइनस 4 GMM/5R। ठीक है, अब हमको क्या यूज करना है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों के दोनों बराबर है, इस चीज का याद रखिएगा। कौन से रूल से, कंजर्वेशन ऑफ रूल से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से। ठीक है, ठीक। अब दोनों अगर बराबर है तो मैं इसको और इसको एक दूसरे के बराबर रख सकता हूं, तो हाफ mv² माइनस, इसको ओपन कर दीजिएगा, GMM/r माइनस 4 GMM/5R इक्वल टू माइनस GMM/r माइनस 4 GMM। थोड़ा सा शायद यहाँ गलती हो गया मुझसे, देखिए जब ये यहाँ पहुंचा तो इसने यहां से यहां कितना कवर कर लिया था, 2R, और बचा हुआ कितना यहां से यहां, टोटल 6 है तो 4R। ठीक है, ये गलती हो गई, देख रहे हैं ना, तो थोड़ा चीजों को ध्यान दीजिएगा। आप भी मूव किया तो डिस्टेंस चेंज हो जाता है, फोर्स क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये 2R और ये बचेगा 4R। ओके है, ठीक है। अब देखिए जो मेरी वैल्यूज हैं वो क्या निकल के आ रही हैं, तो ये हाफ mv²। ओके, अब क्या किया जाए, तो पहले इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो शायद कुछ काम हो जाए हमारा। तो उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस GMM/2R माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो 4 GMM/4R, फिर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस GMM/R, सॉरी प्लस, और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस 4 GMM/5R। ओके है, देखिए इसके पास भी 4 GM है, इसके पास भी 4 GM है, इसके पास GMM है, इसके पास भी GMM है, तो M M M M सबसे पहले, और इसके पास भी M है, तो ये M छोटा m सब हटा दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बचेगा यहाँ पास में हाफ v², और देखिए इसको लीजिएगा साथ में और इसको ले लीजिएगा तो थोड़ा सा वैल्यू हमारी इजी हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो देखिए इसमें से GM को बाहर निकाल लीजिएगा, इसके पास क्या बचेगा, हाफ 2R, और इसके पास बचेगा प्लस R। ओके, अब इसके पास क्या बचने वाला है, देखिए 4 GM निकालेंगे बाहर, तो इसके पास माइनस मत निकालिएगा, इसको प्लस में ही रहने देते हैं, तो बचेगा इसके पास क्या, -1/4R, और इसके पास बचेगा 1/5R। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो GM एलसीएम लेंगे तो 2R, ये 2R है तो ऊपर -1 रहने वाला है, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बचेगा +2, और 4 GM इसको करेंगे तो 4 5 20R, तो ये बचेगा -5R, और ये बचेगा 4R। ओके है, ठीक है। GM कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +1, +2 -1 इज +1, 1/2R, तो ये बचेगा GM 2R 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा यहाँ पास में, इसके कारण ये 4 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 जा, तो ये आएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस आएगा GM/5R। ओके है, ठीक है, ये आएगा हाफ v²। ओके, कुछ कैलकुलेशन के लिए जगह बनाना पड़ेगा शायद, लग रहा है, यही सॉर्ट आउट करके देखते हैं। अगर ये GM है, ये GM है, कैलकुलेशन करूँ मैं तो GM को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये 1/2R और ये 1/5R, एलसीएम लेंगे तो 10 बन जाएगा, जगह बनाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी हाफ v², और इसको निकालेंगे तो आएगा GM, एलसीएम लेंगे तो 10R, 2 में से गया मतलब 5R, -5 गया 2 तो 2R,
तो gm3r/10r, ठीक है, हाफ v स्क्वायर 2 और ये 5, तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा gm/r और ये 3 बाहर और ये 5, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। तो आंसर हमारा आ चुका है। तो आंसर कितना आया है, v इज इक्वल टू √3gm, ये r कैंसिल कर लीजिएगा, तो 3gm/5 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इस पे आप वैल्यूज को पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। आप मास में कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये 1 kg का है तो इसको आप 1 ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पास में लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा कि इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है। अगर 1 kg का मास यहाँ पास में भी है और एक और कुछ ले लिया जाए जिसका मास भी 1 kg का है, इसके पास में एक पार्टिकल है जो इस सरफेस को छोड़ के जाना चाहता है। कभी कभार आप देखे होंगे कि कोई एक पत्थर है और उस पत्थर पे कोई चीज चिपका हुआ है और वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता ऐसे, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे फोर्स लगाते हैं और फेंक देते हैं। तो हमारे हाथ से उस पर कुछ फोर्स लगता है जिसके कारण वो फेंका जाता है बाहर। अब मान लीजिए कि उसे छोड़ना है तो हम कितना फोर्स लगाएं उस पर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जिससे अब इस पे कुछ चिपका हुआ है तो वो उसको छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें करनी पड़ती है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रेविटेशनल पे वर्क करती हैं और काफी अच्छे से आप इसको चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आया, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आए तो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक समझ लीजिए आप। तो चलिए करते हैं उसको। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा, मान लीजिए कि ब्लैक होल है हमारा। अब ब्लैक होल का जो वेट है वो अर्थ के वेट, अर्थ का जितना भी वेट है, तो अर्थ का पहले वेट समझ लीजिए कितना होता है। तो अर्थ का वेट है अराउंड 6 × 10⁻24 kg, इतना हमारा अर्थ का वेट है, ठीक है। अब जो ब्लैक होल है उसका जो वेट है वो 9 टाइम्स है। तो हमारे पास में ब्लैक होल है एक, मान लीजिएगा, और उसका वेट जो है वो 9 × 6 × 10⁻24 kg का वो है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना ये है कि ये जो ब्लैक होल है इसका जो साइज है वो कितना होगा, मुझे ये पता करना है। तो ब्लैक होल का साइज कितना हो सकता है, मान लीजिए कि इसकी जो मास है वो अर्थ के मास से 9 गुना ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मास इतना ज्यादा है, अब इसको समझिएगा आप कि इसमें से मैं एस्केप वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रखना चाहता हूं। इसको समझिएगा कि मैं मतलब निकलने की पूरी कोशिश करना चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट से। तो यहां पास में एक ऑब्जेक्ट है और इसमें से मैं निकलने की पूरी कोशिश करना चाहता हूं। अभी समझिएगा हमारे आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, तो उस आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं जा सकता। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है हमारा स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी, है कि नहीं है, ठीक। तो इससे ज्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती, नहीं तो बोलते हैं कि वो टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है। उसके पीछे अभी नहीं जाएंगे हम लोग उसके, ठीक है। तो हमें इसकी एस्केप वेलोसिटी पता करनी सबसे पहले। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो नहीं सकती है। तो देखिए इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √gmm/r। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी जो भी वेलोसिटी निकलेगी उसकी वेलोसिटी हमारे ये जो c है इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इक्वल टू इस लगा शायद बराबर हो सके पर ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास में, हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है कि इसको छोड़ के चला जाए, ठीक है। अभी समझिएगा c जो है वो कितना है हमारा 3 × 10⁸। अंडर रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायर करिए और यहां gm/r लगा दीजिएगा, ओके है, ठीक है। r को यहां ले जाइए, इसको नीचे ले आइए। g कितना है, g है हमारा 6 कुछ वैल्यू छूट गया क्या, शायद यहाँ 2 है, ठीक है, 2 gm/r है,
ओके, बाय मिस्टेक। तो 2m कितना है 6 इंटू 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। मास कितना है 9 इंटू 6 इंटू 10⁻24 kg का है। आर को उधर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो ये वैल्यू आएगा हमारा 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, और ये आएगी आर की वैल्यू। तो हमारा जो ब्लैक होल मान सकते हैं, तो उसकी जो साइज है वो कितना निकल के आएगा, इसको समझिए। तो कैलकुलेशन करके देखिए, आप भी करिए, मैं भी करता हूं, दोनों मिलके करते हैं। तो देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे 16 ऊपर गया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -16 + 11, तो 11 + 16 6 1 7 और 1 1 2 27, तो 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 24, तो इसको इससे कटाएंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻3। तो हमारा आंसर 10⁻⁻3 के फॉर्म में आया है। अब बचा हुआ कैंसिल करके देखते हैं, इसके नीचे बचा क्या था, इसको बाद में लिख लेते हैं। बचा था 3, तो उड़ा देते हैं, सबसे बढ़िया ये 3 और ये 9 खत्म। तो अगला आंसर, ये पूरा वैल्यू नीचे का हट चुका है अब, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ पास में, यहाँ बचा है 10⁻⁻3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 भी खत्म था, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 7 14, 14 का 4, 1 ऊपर 2 6 12, 1 13, 13 का 3, 1 ऊपर 2 से 2 1 13, 2 पॉइंट लगा दीजिए, इंटू 6 है, ठीक है। तो 6 4 24, 4 2 ऊपर, 6 3 18, 19 20, 0 2 ऊपर, 6 18 19 20, 0 2 ऊपर, 6 6 7 और 8, तो पॉइंट लगा दीजिएगा यहाँ पास में 80.04 इंटू 10⁻⁻3। इसका पॉइंट को घटा देते हैं तो ये 8.004, मतलब कि 8 समथिंग 10⁻⁻2 मीटर, मतलब कि 8 सेंटीमीटर। सिर्फ 8 सेंटीमीटर का इतना बड़ा है खाली ब्लैक होल, देख रहे हैं, मेरी उंगली में आ जाए। और इसका जो मास है वो किसके बराबर है, वो अर्थ के मास के, मैं खड़ा हूं यहां, समझ रहे हैं, अर्थ के मास के 9 गुना ज्यादा है। तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी समझ सकते हैं। इस टाइम पे एक फॉर्मूला हमारे बहुत ही काम का है। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए, अगर मुझे उसकी डेंसिटी पता करनी है कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 2gm, m का वैल्यू क्या निकल के आता है 4/3 πr³ रो √r। तो ये r और ये r स्क्वायर में कैंसिल, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस टाइम पे अगर मुझे एस्केप वेलोसिटी पता करनी है, जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के बराबर अगर निकल जाए, तो हम अर्थ की इसकी जो डेंसिटी है, ब्लैक होल की डेंसिटी, वो पता कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे फॉर्मूले हमारे काम के होते हैं, बस हमें पता नहीं रहता है। तो जो फिजिसिस्ट होते हैं वो एक एक चीज को ध्यान देखते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई फॉर्मूला जब बनता है तो उसे डायमेंशनली भी करेक्ट किया जाता है, प्लस उन फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ की काफी सारी चीजों को मतलब पुट करके देखते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये जी वैल्यू समझ लीजिए आई है 6.67 × 10⁻11, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है ये सारे फॉर्मूले में एक्यूरेट बैठना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी फॉर्मूला पे ये जी का वैल्यू यूज हो रहा है और वो गलत निकल गया, तो वो सारे कैलकुलेशन को गलत कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही टफ काम होता है कोई फिजिसिस्ट बनना, इस चीज को याद है। कोई चीज नया चीज बनाना मतलब बहुत ही टफ काम है, समझ रहे हैं। तो पीएचडी अगर करें कभी, मैंने तो नहीं किया है, तो काफी टफ काम है क्योंकि पीएचडी करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्पीड एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। ट्राई पहले करिएगा, काफी सारे क्वेश्चन रेफरेंस बुक में दिए गए हैं, कोई से भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, आपको और ज्यादा अच्छे से चीजों के बारे में आइडिया होगा कि कौन सा चीज कैसे वर्क करता है। जब मैं कोई चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता हूं, याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हीं से फील आता है। ये भी जो डेरिवेशंस है, ये डेरिवेशंस को बस आपको ऐसे रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो कोई मजा नहीं है। अभी ये किए 2 मिनट बाद भूल जाएंगे, पर इसके अगर आप डेरिवेशंस, इसके आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका डेरिवेशन तो पक्का हो ही जाएगा, एक मतलब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कि ये तो बनने ही वाला है। अगर गलती कुछ हो गई डेरिवेशन में तो आपको फाइनल जो वैल्यू है, आप न्यूमेरिकल इतना सारा बनाएंगे तो आपके काम मतलब आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि अरे यार डेरिवेशन की इसका आंसर, फाइनल आंसर तो कुछ और आ गया। तो
इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, न्यूमेरिकल्स, तो आप इसको जरूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा है। मैं बहुत सारे वीडियोस में इस बात को बोलता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।